वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी में जो मेंबर्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे आप में दिया है एल्गी में आपको दिया है नॉन स्टॉक दिया है, क्लोरेला दिया है, कारा दिया है, सार्गासम दिया है। तो ये जो एक एक करके मेंबर दिए गए हैं, अब हम एक एक वीडियो में इन सारे मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जो उनका सिस्टमैटिक पोजीशन है, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो जनरल फीचर्स हैं, इसके कौन कौन से मेंबर, जैसे कोई स्पेशल टाइप के मेंबर किसी स्पेशल हैबिटाट में रहते हैं, ये किस हैबिटाट में रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी थैलाइड कैसी होती है, इसका जो थैलस बॉडी है वो किस प्रकार का होता है, कैसी कैसी सेल्स होती हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, कैसे वेजिटेटिव करता है, कैसे एसेक्सुअल करता है, कैसे सेक्सुअल करता है, कौन कौन से टाइप्स किस किस एल्गी में देखने को मिलते हैं, उसमें कौन कौन से मेथड्स वो फॉलो करता है। उसके बाद में थोड़ी बहुत हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एक करके एल्गी। हर एल्गी को आपको क्या करना है, हर एल्गी का आपको पर्टिकुलरली एग्जाम मतलब कि नोट्स बना लेने हैं ताकि एग्जाम टाइम में आप आसानी से रिवाइज कर सके। तो सबसे पहले एल्गी आपने दिया है नॉन स्टॉक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन स्टॉक के बारे में। तो नॉन स्टॉक जो है ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का एल्गा है। प्रिमिटिव इतना है कि इसके पास ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर भी फॉलो नहीं करता। हालांकि हमने जो एल्गी है वो प्लांट किंगडम में रखा है। प्लांट किंगडम में रखने का मतलब कि इसके अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स होने चाहिए। सेल वॉल जो है उस पर क्या होनी चाहिए, वो सेलुलोजिक होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स होने के बाद ही हम एल्गी को क्या किए हैं, प्लांट में क्लासीफाई किए हैं। क्योंकि प्लांट के जो कैरेक्टर हैं, जैसे अब एल्गी के जो कैरेक्टर है वो प्लांट से मैच करने चाहिए, तभी तो एल्गी प्लांट का एक पार्ट बनेगा। लेकिन ये जो नॉन स्टॉक है, जो आपका एनाबिना है, आपका जो ऑसिलेटोरिया है, ये सारी कुछ जो एल्गी होती हैं वो कंप्लीट यूकैरियोटिक की तरह अपना मतलब कि सिम्टम नहीं देती, कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल जैसे इनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो ये जो मेंबर है ये साइनोफाइसी की मेंबर है। किसके मेंबर है, साइनोफाइसी में। हमने देखा था कि कितने कितने प्रकार की एल्गी होती है, रोडोफाइसी होती है, फियोफाइसी होती है, क्लोरोफाइसी होती है, साइनोफाइसी होती है, जेंथोफाइसी होती है। इस तरीके से हमने बहुत टाइप के एल्गी देखे थे। तो साइनोफाइसी क्या है, ये एक प्रकार का एल्गी है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इसके अंदर इसके जो सेल हैं, इसकी जो थैलाइड बॉडी आप देखेंगे, इसके अंदर जो सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे वो कंप्लीटली यूकैरियोटिक की तरह नहीं होता है। वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट से थोड़ा सा डेवलप होता है, यूकैरियोट से अनडेवलप होता है। इसको तो ये जो मेंबर होते हैं ये साइनोफाइसी में होते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, नॉस्टिकल्स है। नॉस्टॉक इसकी मतलब इसका नॉस्टॉक जो है ये इसका जीनस है। और ऑर्डर में क्या लास्ट में लगाते हैं, एल्स लगाते हैं, तो इसलिए इसकी फैमिली क्या है और इसका ऑर्डर क्या है, नॉस्टेल्स है। और उसके बाद फैमिली में क्या लगाते हैं, एसी लगाते हैं, तो नॉस्टेशी। उसके बाद इसका अगर हमको जीनस लिखना हो, तो जीनस इसका क्या हो जाएगा, नॉस्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। आपको जब एल्गी पढ़ेंगे तो सारी चीजें नहीं लिखनी, क्योंकि सबको पता है कि किंगडम किसका है, प्लांटे का मेंबर है। और जो है आपको बस लिखना है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और आप जीनस और स्पीसीज अगर चाहें तो लिख सकते हैं। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टॉक के पहले बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं कि नॉन स्टॉक में क्या क्या कहाँ कहाँ वो पाया जाता है, किस हैबिटाट में वो रहता है। कुछ स्पेशल जो इसकी स्पीसीज हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, स्पीसीज ऑफ नॉन स्टॉक अकर्स एंड फ्रेश वाटर एज वेल एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। पहली बात तो ये फ्रेश वाटर में देखने को आपको मिलेगा, मतलब ये एक्वेटिक भी है, और सिर्फ एक्वेटिक ही नहीं है, टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल में क्या कि ये आपको टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड पे भी देखने को मिलेगा। नॉनस्टॉक और एनाबिना जो ये साइनोफाइसी के मेंबर है, इनका मेजर रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नॉनस्टॉक एनाबिना क्या करते हैं, N2 को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक N2 को फिक्स करते हैं। तो नॉनस्टॉक और एनाबिना, तो हमको यहाँ पे नॉनस्टॉक के बारे में पढ़ना है। तो ये किस हैबिटाट में रहता है, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। द फ्रेश वाटर स्पीसीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर विच वेरी फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। जो ये फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इट्स मीन कि इनकी साइज बहुत छोटी होती होगी। और ये क्या करते हैं, ये अगर एक्वेटिक कंडीशन में है तो ये वाटर के
के सरफेस पे बहुत छोटी छोटी कॉलोनी लाइक मिलीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक की ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी, जो कि इनके डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि ये बहुत छोटे कॉलोनी भी बनाते हैं और अपने साइज से काफ़ी बड़े, मतलब काफ़ी बड़े कॉलोनी का भी ये फॉर्मेशन करते हैं अगर ये एक्वेटिक फॉर्म में होते हैं तो। उसके बाद क्या दिया, इस कॉलोनी इज बाउंडेड बाय एक्सट्रीमली बाय अ पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन। जो ये कॉलोनी होती है, जैसे कि मान लीजिए ये कॉलोनी थी और इसमें बहुत सारे से मेंबर्स थे, बहुत सारे इसमें क्या थे, मेंबर थे। तो इस कॉलोनी के बाहर एक पेलिकल की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। ये पेलिकल की बनी जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है कि इसके बाहर इसको बाइंड की रहती है, मतलब कॉलोनी को एक साथ जोड़ के रखने के लिए इसके बाहर एक पेलिकल की मेम्ब्रेन पाई जाती है। और आपको पता होगा कि पेलिकल क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है ताकि ये अपना जो शेप साइज चेंज कर सकती है। उसके बाद क्या दिया है, नॉन स्टॉक कम्यूनी। ये एक प्रकार की क्या है, नॉन स्टॉक की स्पीसीज है। नॉन स्टॉक कम्यूनी ये क्या है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है और ये अल्पाइन रीजन में पाया जाता है। अल्पाइन रीजन का मतलब समझ रहे कि बहुत ठंडा इलाका, अल्पाइन रीजन में भी पाया जाता है। एंड लेदर एंड रबर सीड ऑफ द डैम सॉइल, और डैम सॉइल में किस चीज का फॉर्मेशन करता है, लेदर या फिर रबड़ी सीड का फॉर्मेशन करता है। सम स्पीसीज ऑफ नॉनस्टॉक और इंडोफाइटिक, कुछ जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं एंड दे आर अकर्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अदर प्लांट। ये क्या करते हैं, कुछ अदर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। जैसे आप जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि नॉनस्टॉक का एसोसिएशन वहां पे देखने को मिलेगा। कुछ लिवर वॉट्स में भी इनका एसोसिएशन देखने को मिलता है। आपने जब लाइकेंस पढ़ा था तो वहां पे आपने पढ़ा था कि क्या होते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं, फंगी और एल्गी के एसोसिएशन होते हैं। फंगस में मेनली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, लेकिन एल्गी में मेनली साइनोफाइसी के और क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं। तो साइनोफाइसी का यही मेंबर है नॉनस्टॉक एनाबिना, यही नॉनस्टॉक जो है ये वहां पे जाके एसोसिएशन करता है। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हमने देख लिया कि इनके हैबिटेट वगैरह के बारे में। अब हम देखेंगे इनके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। इनका थैलस काफी सिंपल होता है। थैलस में क्या है, मैं आपको पहले एक बार फिगर दिखाती हूँ। थैलस स्ट्रक्चर में क्या है, ये देखिए इनकी बॉडी है, ये फिलामेंटस एल्गी की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ये इनकी जो सिंगल सेल्स होती हैं ये एक दूसरे से अरेंज होती हैं और इसके चारों तरफ देखिए इस तरीके से जो ये दिख रहा है ये क्या है, जिलेटिनियस शीथ है। क्या है ये, जिलेटिनियस शीथ है और इसी शीथ के अंदर जो है ये सेल्स अरेंज होती हैं। एक स्पेशल टाइप का सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से, एक स्पेशल टाइप का सेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से। ये जो स्पेशल टाइप का जो सेल्स होता है इसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट, इसका नाम हेटेरोसिस्ट है। और ये जो है सेल क्या करती है, यही सेल हेल्प करती है N2 फिक्सेशन में। किसमें, N2 फिक्सेशन में। N2 मतलब नाइट्रोजन के फिक्सेशन में यही सेल हेल्प करती है। और यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है नाइट्रोजिनेज। जो एंजाइम नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है वो होता है नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक खास क्वालिटी है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इरिवर्सिबली जो है कि इनहिबिट हो जाता है। इट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन एक बार इस मतलब कि नाइट्रोजिनेस के साथ रिएक्शन कर ले तो वो नाइट्रोजिनेस इस तरीके से इनएक्टिवेट हो जाता है कि उसे फिर से रिगेन या रीएक्टिवेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हेटेरोसिस्ट क्या करती है, ये एक ऐसी कवर बनाती है और कवर बनाने के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री प्रिवेंट हो जाती है। ऑक्सीजन की एंट्री प्रिवेंट हो जाती है और यहाँ पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम रहता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये नॉनस्टॉक एनाबिना का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। अब बात ये आती है कि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में 78% तक है। कितना है, 78% अप्रॉक्सीमेटली है। तो इसको फिक्स करने की जरूरत क्यों आई, क्यों इतने ऑर्गेनिज्म इसको फिक्स करने के रूप में लगे हुए हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में हालांकि 78% है, लेकिन ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2 के फॉर्म में। N2 फॉर्म का मतलब कि एक N दूसरे N से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। एक N दूसरे N से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। और किसी भी यूकैरियोट्स के पास हैव नॉट एंजाइम टू ब्रेक these triple bond।
किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, पूरे यूकैरियोट्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ये वाली केमिकल एंजाइम नहीं है जो कि नाइट्रोजन को के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसीलिए नाइट्रोजन के लिए हमको किसके ऊपर डिपेंड रहता है, हमको हमारी जो डिपेंडेंसी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम, अब आप लोग सोचेंगे कि हम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते नहीं है, तो हम तो कैसे डिपेंडेंट हुए। आप खाते हैं प्लांट रिसोर्सेज, मतलब प्लांट से ऑब्टेन होने वाली चीजें, और ये प्लांट की जो रूट है ये नाइट्रोजन ऑब्टेन करती है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उसी से। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फिक्स करते हैं वो प्लांट यूज करते हैं, उस प्लांट को हम लोग यूज करते हैं। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन से आपका जो प्रोटीन है, आपका जो डीएनए है, आपका जो आरएनए है, मेन जो लाइफ की जो बायोमोलिक्यूल्स है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। और बिना नाइट्रोजन के इनका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता और बिना इसके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी नहीं बन सकती। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तो हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। वायरसेस को अगर हम लोग छोड़ दे तो उसमें भी देखिए डीएनए है, चाहे आरएनए, चाहे प्रोटीन है, मतलब एक चीजें मिस होंगी लेकिन बाकी दोनों चीजें तो वहां पे प्रेजेंट है। मतलब किसी की भी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए आपको ये बेसिक चीजें जरूर चाहिए होंगी, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहला पाएगा। अब बात आती है कि नॉन स्टॉक जो है इसको फिक्स करता है, ये तो हमने देख लिया। और जो है कि अब ये क्वेश्चन आता है कि नॉन स्टॉक इसे फिक्स क्यों करता है। हमने उसको पैसे तो दिए नहीं है कि आप अब जो है कि नाइट्रोजन को फिक्स करो, हम आपको पैसे देंगे, ऐसा तो हमने किया नहीं है, या फिर वो हमारा सर्वेंट भी नहीं है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करे। तो ये नाइट्रोजन फिक्स क्यों करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रकृति में है वो कोई भी प्रोसेस ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे उसका कुछ बेनिफिट्स होता है। सब लोग बहुत स्वार्थी हैं। तो इसका बेनिफिट्स क्या है कि ये क्या होते हैं, ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है कि कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, केमिकल को ब्रेक डाउन करके, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके केमिकली न्यूट्रिशन लेते हैं। मतलब कि जब ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद जो है इनको एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का यूज ये करते हैं अपने फायदे के लिए। मतलब इनको जो ये इसको ब्रेक करते हैं ताकि इनको एनर्जी ऑब्टेन हो सके और उससे ये अपना सर्वाइवल कर सके। तो ये सारी चीज़ तो बेसिक चीजें हो गई। हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था, वो मेन टॉपिक था हमारा नॉन स्टॉक के बारे में। तो नॉन स्टॉक के थैलस के बारे में देख लेते हैं। द ट्राइकोम ऑफ द नॉन स्टॉक आर यूनिसेरिएट। इसका जो ट्राइकोम्स है, मतलब इसकी जो सेल्स अरेंज होती हैं वो यूनिसेरिएट होती है, मतलब सिंगल लाइन में अरेंज होती हैं। यूजुअली ट्विस्टेड इन वेरियस वे। ये कभी कभी जो है कि अलग अलग तरीके से ट्विस्ट हो सकती है। अगर लंबा सा धागा खोल के रख देंगे तो अगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो ट्विस्ट होगा ही, तो वो अलग अलग तरीके से ट्विस्टेड हो सकती है। इंपॉर्टेंट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट between the adjacent cells which give a characteristics moniform appearance of the trichome. Each trichome is enveloped in a gelatinous sheath. क्या चीज दिया है कि ये जो ट्विस्टेड फॉर्म होती है ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म अपीयरेंस। और जो है कि ट्राइकोम क्या होती है, इसके चारों तरफ क्या होती है, जिलेटिनियस शीथ्स होती है। ये शीथ क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि पारदर्शी होती है, हेलाइन होती है और कभी कभी क्या होती है, कलर्ड होती है। उसके बाद क्या दिया है, मेनी ट्राइकोम aggregate together and their gelatinous envelope dissolve to form a colony of various shape and size। मतलब कि लंबी सी अगर धागे है उसको किसी भी तरीके से अरेंज कर दिया जाए और उसके बीच का जो जिलेटिनियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो वो क्या बना लेते हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इनकी कॉलोनी किसी भी तरीके से रैप होने से बन चुकी है, इसका मतलब कि इनका शेप और साइज जो है वो डिफाइन नहीं होता है। थोड़ी बातें समझ में आई कि थैलस क्या है। थैलस बॉडी जो है उसमें ट्राइकोम जो होते हैं वो यूनिसेरिएट होते हैं, मतलब सिंगल चेन में लगे होते हैं। ये डिफरेंट वे में जो है कि अपने आप को फोल्ड कर सकते हैं, ट्विस्टेड कर सकते हैं। मोनिफॉर्म जो है अपीयरेंस, हमको इनको देखिए क्या लगता है, मोनिफॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है कि ये जो है ये ट्राइकोम जो है इनके चारों तरफ क्या होते हैं, जिलेटिनियस शीथ होते हैं। ये जो जिलेटिनियस शीथ होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, हेलाइन या फिर कलर्ड होते हैं। और क्या दिया है कि इनके एग्रीगेशन से ये क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। और ये कॉलोनी जो है डिफरेंट शेप एंड साइज की आपको देखने को मिलती है। द ट्राइकोम आर कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हेटेरोसिस विद आर एंटरकैलरी और ओकेशनली टर्मिनल यूजली।
इनके थैलस का जो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब कि यही, अगर इसमें हेटेरोसिस्ट है इट मीन्स कि वो नॉन स्टॉक या एनाबीना है, तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है, हेटेरोसिस्ट का प्रेजेंट होना। अब हेटेरोसिस्ट कभी कभी जो है टर्मिनल भी हो सकता है, मतलब कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और मोस्टली ये क्या होते हैं, इंटर कैलरी होते हैं, मतलब कि थैलस में बीच में कहीं पे प्रेजेंट होंगे। कभी कभी ये टर्मिनल होते हैं लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, इंटर कैलरी होते हैं। और जो इनके हेटेरोसिस्ट होते हैं वो सेम साइज और सेम शेप के होते हैं एज अ वेजिटेटिव सेल, जैसे वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उसी तरीके से। अब हम बात करेंगे इनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो थैलस के बारे में बात हो गई, मतलब कि बहुत सारे सेल्स मिलकर जो थैलस बना रही थी उसके बारे में बात हो गई। अब हम किसी एक पर्टिकुलर सेल के बारे में बात करेंगे। तो सेल के बारे में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो आप लिख सकते हैं कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इंसिपिएंट टाइप का होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप का होता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, अगर न्यूक्लियोलस नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। और राइबोसोम 70s भी हो सकता है, 17s होगा अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बहुत सारी चीजें आप अपने मन से लिख सकते हैं। जब हमने रिजर्व फूड मटेरियल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि साइनोफाइसी में साइनोफाइसिन स्टार्च या फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल में साइनोफाइसिन स्टार्च या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। पढ़िए वो वीडियो ना रिजर्व फूड मटेरियल वाली, तो नोट्स में जाके चेक करिए। और भी क्या चीजें दिया गया है आगे देखते हैं। दे आर स्फेरिकल और राउंडेड। ये क्या है, स्फेरिकल शेप के होते हैं या फिर राउंडेड शेप के होते हैं। टिपिकली साइनोफाइशियन सेल स्ट्रक्चर। अब आपको देखना है कि टिपिकली जो एक साइनोफाइशियन सेल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। द सेल वॉल ऑफ म्यूकोपॉलीमेरिक, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, सेल वॉल सेलुलोजिक नहीं होते, लेकिन तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक नहीं होंगे, म्यूकोपॉलीमेरिक होंगे। प्रोटोप्लाज्म जो इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिफेरल एंड क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म। देखिए जो इनका जो साइटोप्लाज्म है, मतलब कि इनके अंदर का जो ये साइटोप्लाज्म है या फिर जिसे हम कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट है, वो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड होता है। जो पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म है, जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है उसको कहते हैं पेरिफेरल, और जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब सेल है, सेल के बाहर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और अंदर भी। तो बाहर वाले को हम लोग कह रहे हैं कि बाहर वाला क्या है, वो पेरिफेरल क्या है, क्रोमोप्लाज्म है। और जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये सेंट्रोप्लाज्म है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, क्योंकि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर सेंटर में प्रेजेंट है इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। और जो पेरिफेरी में प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म है या पेरिफेरी में जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है उसको कह रहे हैं कि हम लोग ये क्या है, ये हमारा है कि पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म। उसके बाद क्या दिया है, साइनोफाइशियन प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स एंड साइनोफाइशियन स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। चाहे तो साइनोफाइशियन प्रोटीन्स या फिर साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द सेंट्रल कलरलेस सेंट्रल प्लाज्मा ऑफ द न्यूक्लियर रीजन इज लैक, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो लैक करता है, वो नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो ये हो गया इसके सेल की बात। मतलब सेल क्या होता है, टिपिकली प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। सेल वॉल क्या होती है, म्यूकोपॉलीमेरिक होती है। और क्या है कि सेल वॉल जो है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड्स नहीं होता। साइनोफाइशियन स्टार्च और साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल स्टोर फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। और जो इनका प्रोटोप्लाज्म दो भाग में डिवाइड होता है, पेरिफेरी वाले को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म, और जो सेंटर में उसको कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गई सेल की बात। अब हमको बात करनी है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ वेजिटेटिवली ही होता है, सिर्फ वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन ही नोन है। एसेक्सुअल या सेक्सुअल के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। वेजिटेटिव में 5 है, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय हार्मोगोनिया, बाय काइनिड्स, बाय हेटेरोसिस्ट, बाय इंडोस्पोर, बाय फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स। तो इस तरीके से आपको पढ़ने हैं 6 प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला क्या है, बाय फ्रेगमेंटेशन। आपको पता है कि जो नॉन स्टॉक है वो क्या है, फिलामेंटस एल्गा है। क्या है, फिलामेंटस एल्गा है। और इस फिलामेंटस एल्गा में अगर कहीं से भी ब्रेक हो जाए, फ्रैगमेंट हो जाए, और एक थैलस जो है दो थैलस में डिवाइड हो जाए और दोनों थैलस एज ए न्यू प्लांट ग्रो करने लगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट
फ्रेगमेंटेशन, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो मैंने बताया था कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो अक्सर फिलामेंटस अलगा में होता है और ये एक प्रकार का फिलामेंटस अलगा है, तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। हार्मोगोनिया क्या होता है? हार्मोगोनिया होता है कि सेल जो है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा कि गैदर्ड हो जाएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये क्या करेगा कि ये यहाँ से अलग होके हर जो है कि साइटोप्लाज्म से निकला हुआ जो स्पोर्स है वो न्यू थैलस की तरह ग्रो करेगा। उसके बाद एकाइनिट्स क्या है? एकाइनिट्स में क्या होता है कि जो सेल होती है उसके चारों तरफ जो है कि बहुत सारी मेम्ब्रेन जाती हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो हमारी एल्गी है उसको सर्वाइव करने में हेल्प कराता है, और जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो ऊपर की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और हमारी जो एल्गी है वो मतलब कि फ्री फॉर्म में या फिर कह सकते हैं वो जर्मिनेट करने लगती है। उसके बाद हेटेरोसिस्ट क्या है? जो आपने हेटेरोसिस्ट देखा था अभी, वो हेटेरोसिस्ट क्या करता है? ईच हेटेरोसिस्ट क्या करता है? उसके अंदर डिवीजन होते हैं और इस डिवीजन के बाद जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसी हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर वही जो है कि जर्मिनेट होते हैं, उसका हेटेरोसिस्ट की जो वॉल होती है वो ब्रस्ट हो जाती है और ये जर्मिनेट होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। इंडोस्पोर क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया में इंडोस्पोर था वैसे यहाँ पे भी इंडोस्पोर है। ये इंडोस्पोर जो है थिन स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारा जो बैक्टीरिया वाला था वो थिक स्ट्रक्चर था, लेकिन ये थिन स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है? ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है और जो है कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है या फिर जब इसका मैचुरेशन हो जाता है तो ये ब्रस्ट होकर अलग हो जाता है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स है। फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स होने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या रिकॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि दो थैलस है, मान लीजिए कि एक यहाँ पे थैलस था और एक जो है यहाँ पे हमारे पास थैलस था, एक हमारे पास यहाँ पे थैलस था। अब इन दोनों थैलस के बीच में क्या हो जाएगा? इनके जो गैमेटिक सेल मतलब इनके जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उन्हीं में फ्यूजन हो जाएगा और आपको जो है नई थैलस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो इन सब के बारे में शॉर्ट में आपको मैं दिखा देती हूँ, मतलब बता देती हूँ वर्ड्स में लिख के, और जो है कि मेन जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तो क्या दिया है? कॉलोनी ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर फैक्टर। इसमें किसी भी फैक्टर से, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मतलब कि चाहे वो अदर कोई रिसोर्सेज हो, कोई और मेथड्स हो, जिस वजह से अगर फ्रैगमेंट हो जाता है कॉलोनी में या फिर ट्राइकोम में और दोनों थैलस जो है न्यू थैलस की तरह बिहेव करने लगती है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या देखना है? नेक्स्ट में आपको देखना है हार्मोगोनिया के बारे में। तो हार्मोगोनिया में क्या है? ट्राइकोम ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ द इंटरकैलोरी वेजिटेटिव सेल। जो क्या है, इसके अंदर जो आपकी कंप्लीट थैलस थी, लंबी सी थैलस थी, उसके अंदर जो ट्राइकोम सेल से ट्राइकोम सेल के बीच का जो मेम्ब्रेन था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि सब ने अपने बीच की दीवारों को तोड़ दिया और सब जाके एक ही में मिल गया। तो उससे क्या होगा? डिसइंटीग्रेट ऑफ इंटरकैलोरी वेजिटेटिव सेल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द इंटरकैलोरी हेटेरोसिस्ट। और ये जो है मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब सारे के न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड कॉल्ड हार्मोगोनिया। इसे हार्मोगोनिया कहते हैं। दे कम आउट फ्रॉम द जिलेटिनियस सीथ, यहाँ पे सीट नहीं सीथ होगा, यहाँ पे सीथ होगा, ऑफ द कॉलोनी ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म अ न्यू कॉलोनी। वेरी ऑफ्टन द हार्मोगोनिया फेल टू कम आउट द parent colony and divide inside the gelatinous sheet of the parent colony that result a large number of trichomes inside the parent colony। इसमें ये दिया है कि जब हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये हार्मोगोनिया डेवलप करके सेपरेट हो जाती हैं और नए थैलस का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन कभी कभी ये जो हार्मोगोनिया है ये सेपरेट नहीं हो पाती हैं। सेपरेट ना होने की वजह से इसके अंदर जो गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेल जो है कि अंदर ही डिवाइड करती रहती हैं और एक बहुत ज़्यादा नंबर में जो सेल कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं उसमें सेल का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया मैंने आपको डिटेल में वहाँ पढ़ाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं एकाइनिट्स के बारे में। एकाइनिट्स क्या है? ये रस्टिंग स्टेज है, मतलब कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो जो एल्गी होती है, नॉन स्टॉक जो होती है, वो एकाइनिट्स का फॉर्मेशन करती है। एकाइनिट्स का ही क्यों? क्योंकि इसके सेल वॉल के बाहर ये क्या करती है कि इसके सेल वॉल के बाहर जो है कि एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। मान लो ये इसका सेल वॉल है तो इसके बाहर जो है ये एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है और ये लेयर जो है इनको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। एडिशनल फॉर्मेशन, और इसके अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल स्टोर होता है ताकि जब तक कंडीशन इसके फेवरेबल ना हो तब तक ये यहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर सके। उसके बाद हेटेरोसिस्ट में क्या देखना है? हेटेरोसिस्ट क्या है? ये भी कुछ स्पीशीज में पाया जाता है जो कि रस्टिंग स्पोर्स की तरह काम करता है
हेटेरोसिस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जो है कि एक्टिव सेल डिवीजन होता है और इस सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे एंडोस्पोर्स के बारे में। एंडोस्पोर्स के बारे में देखते हैं। सम स्पीसीज ऑफ नॉन-स्टॉक हेटेरोसिस डिवाइड सक्सेसफुली टू फॉर्म एंडोस्पोर्स। कुछ नॉन-स्टॉक की फैमिली में, कुछ नॉन-स्टॉक के स्पीसीज में क्या होता है, हेटेरोसिस डिवाइड सक्सेसफुली, जो हेटेरोसिस का डिवीजन होता है और क्या बनता है, एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पोर्स क्या होती है, थिन वॉल्ड होती हैं और ये कोई रेस्टिंग फेज नहीं होती, वॉल लिबरेटेड एंड राउंड स्पोर जर्मिनेट टू द ट्राइकोम। मतलब कि हेटेरोसिस डिवाइड की और जो है कि एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन की, ये एंडोस्पोर्म डेवलप हुए, इनकी वॉल लिबरेट हुई और ये लिबरेट होने के बाद जो है न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरीके से भी इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट या फिर कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ, क्या कह सकते हैं, फ्यूजन ऑफ फिलामेंट। फ्यूजन ऑफ फिलामेंट, यहाँ पे गैमेट्स नहीं होना चाहिए, फिलामेंट होना चाहिए। फ्यूजन ऑफ फिलामेंट, यहाँ पे फिलामेंट्स का फ्यूजन होना चाहिए और इसमें क्या होगा, फिलामेंट जब फ्यूज करेंगे तो वो जो है कि उसमें जो है नई कॉम्बिनेशन आएगी और जो है कि इस तरीके से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना है तो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखेंगे। आप देख लेंगे कि किन किन मेंबर के साथ ये एसोसिएशन शो करते हैं। लाइकेंस में कर सकते हैं, कुछ लिवरवर्ट्स और कुछ जिम्नोस्पर्म के साथ भी ये एसोसिएशन शो करते हैं। लिवरवर्ट्स में शायद आपके फर्न्स वगैरह, मतलब फर्न्स वगैरह के कुछ मेंबर्स हैं जिसके साथ ये करते हैं और जो है कि जिम्नोस्पर्म के भी कुछ मेंबर के साथ ये करते हैं। तो ये नॉन स्टॉक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें देखी उसको आपको नोट्स बनाना है, प्रिपेयर करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लोरेला के बारे में देखेंगे कि जो कि एक क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।